करते रहते हैं वो, और अगर सुनते भी नहीं है तो उनके पास ये पूरा लिखा हुआ चला जाता है। यस सर। ठीक है, तो रिंग स्ट्रक्चर साइक्लिक बेंजीन। रिकॉर्डिंग चालू हो गई, दिख रहा है तुम्हें? यस सर। गुड। तो हेलो एल्केन हैलोरिन्स हो गया, तो हमने देख लिया हैलोजन, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क क्या होगा, मैंने यहाँ पर इंट्रो पार्ट नहीं पढ़ाया ये। ठीक है, इंट्रो पार्ट एमसीक्यू के लिए खुद पढ़ना। ठीक है। क्योंकि इंट्रो पार्ट में क्या क्या होगा, इंट्रो पार्ट में होंगे कुछ ड्रग्स के नाम, इंट्रो पार्ट में होंगे कुछ ऐसे कुछ डिजीज के नाम। ये देख रहे हो वर्ड आया हुआ थायरॉक्सीन। हाँ जी। ठीक है, ऐसे वर्ड्स होंगे जो तुमको एमसीक्यू में आएंगे या तुमको आएंगे एबीसीडी वाले क्वेश्चंस में। अच्छा। है ना, क्योंकि एबीसीडी वाले Yes, क्वेश्चंस sir. में ना हिंट दिए होते हैं। A compound A, which is a drug or which is used to treat falling disease, is a compound of chlorine. Reacts with alcoholic KOH, forms B. है ना, तो ये जो बीच में हिंट आया था ड्रग, डिजीज, ये सारे जो हिंट्स है ना, ये इन एरिया से निकलते हैं। ठीक है, तो इंट्रो पार्ट रीड Yes, करना। sir. अगर नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाओ, जो भी बनाओ, इट्स ऑल अप टू यू। तुम्हारे पास वैसे टाइम नहीं है ज्यादा बड़े नोट्स बनाने का, माइक्रो नोट्स बनाना। अच्छा। माइक्रो नोट्स का मतलब होता है रीड करो और जो इंपॉर्टेंट लगे ना उसको एनसीईआरटी में ही लिख लो, यहीं पर कॉर्नर में, और उसी को रिवाइज करो। Yes, अलग से sir. कोई सेपरेटली कॉपी A4 शीट पे भी कुछ मत बनाना, यू डोंट हैव इनफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आईपैक आती है हेलो एल्केन हैलोरिन की? Yes, sir. कुछ बता सकते हो कंपाउंड्स हेलो एल्केन हैलोरिन की? सर थोड़ा सा आता है, जैसे अगर आप कोई पूछेंगे तो शायद बता दूं। एक मिनट होल्ड करो, तो पेज चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम इस पे आईपैक पे आ रहे हैं, हेलो एल्केन हैलोरिन की। ठीक है, तो ये गया हमारा कम हेलो एल्केन। तो देखो आईपैक इसकी बहुत आसान है, तुम्हें बस याद क्या रखना है कि कौन सा मोनो कंपाउंड है, कौन सा डाई कंपाउंड है, कौन सा ट्राई कंपाउंड है, पहला ये। दूसरा तुम्हें याद रखना है कि चेन है या फिर रिंग है, ये। ठीक है, चेन है या रिंग है। तीसरा तुम्हें याद रखना है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। बस ये तीन चीजें याद रखनी है, तुम्हें इसकी आईपैक याद आ जाएगी, क्योंकि हमने लास्ट ईयर आईपैक पढ़ी थी। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ छोटा सा। यस सर। ठीक है, जरा ये बताओ, ये सिंपल कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? प्रोपेन। बिल्कुल सही। अब अगर यहां पर मैं Cl ऐड कर दूंगा, नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, खत्म। अच्छा, अब जरा इसका नाम बताओ। 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। बिल्कुल ठीक है, अब जरा इसका नाम बताओ। सर 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन। अच्छा, 3 क्लोरो नेमिंग ब्यूट यहां 1 से क्यों इन। चालू करी, यहां से क्यों नहीं चालू करी? सर नॉर्मली डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे हैलोजन से ऊपर? बजाय हैलोजन के। हैलोजन से ऊपर? यस सर। ये कहां पढ़ा तुमने? अच्छा, नहीं होगा ऐसा? तुम्हें याद है 11th क्लास के अंदर एक सीरीज याद करवाई थी, प्रेफरेंस सीरीज? नहीं याद सर। नहीं याद है? नहीं ठीक है, याद। 11th क्लास में एक प्रेफरेंस सीरीज याद कराई थी। ठीक है, उस प्रेफरेंस सीरीज में हैलोजन से नीचे आते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हैलोजन अच्छा, ऊपर आता है। तो अगर हम तो सर देखेंगे, 2 क्लोरो करेक्ट, 3 ब्यूट 3 इन। ब्यूट 3 इन।
तो वो प्रेफरेंस सीरीज एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत छोटा सा टॉपिक है 11th क्लास के अंदर, जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं वहां पे। ठीक है, एक छोटी सी प्रेफरेंस सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग कंपाउंड था कार्बोक्सिलिक, उससे वीक था एल्डिहाइड, उससे वीक सी डबल बॉन्ड हो, उससे वीक अल्कोहल, उससे वीक हैलोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और एंड में ट्रिपल बॉन्ड। यस ये एक पूरी प्रेफरेंस सीरीज है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? सर साइक्लो वन सर क्लोरो नहीं सर मैं नाम भूल गया, चेन को क्या, रिंग को क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन। हाँ साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन नहीं है। साइक्लो। हाँ, तो 6 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन का वर्ड आ गया हेक्स। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। रिंग है साइक्लो। पहला है क्लोरीन, क्लोरो। क्लोरो। यस सर। 1 लगाना है 1 लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। सर ठीक है, साइक्लो भूल गया था मैं। हाँ साइक्लो भूल गए थे ना। चलो मैं तभी कह रहा हूँ, बस तुम्हें थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें याद रखनी है एंड यू आर रेडी टू गो। अब जरा इसका नाम बताओ। सर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो तुमने देखा होगा ये थी तुम्हारी आईपेक, मोनोहेल्किन्स, डाई हेलो एल्किन्स, ट्राई हेलो एल्किन, जैसे हमने यहाँ पे 3 दे देंगे सी के साथ। इसका एग्जांपल है ये। ठीक है, मोनोहेलोरीन, यस डाईहेलोरीन एंड ट्राईहेलोरीन। डाई का भी एग्जांपल मैंने तुम्हें कराया, तुमने उसका आंसर दे दिया। ठीक है, अब जरा पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ कार्बन। ठीक है, अगला टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कार्बन। लास्ट ईयर याद है हमने पढ़े थे कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, या 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है? हाँ जी। गुड। तो देखो कार्बन 4 डिग्रीज के होते हैं। कार्बन जो होते हैं यूजुअली 4 डिग्रीज के होते हैं। 0 डिग्री, 1, 2, 3। क्लियर? वो कार्बन जो सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा और किसी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, मतलब यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, वो होगा 0 डिग्री, क्योंकि उसके साथ कोई कार्बन नहीं है। वो कार्बन जो एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, बाकी हर जगह पे वो हाइड्रोजन के साथ होगा, तो ऐसा कार्बन जो होता है वो होता है 1 डिग्री। 2 डिग्री के केस में वो कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा होगा और बाकी जगह हाइड्रोजन। 2 डिग्री और 3 डिग्री का केस ये। ठीक है, ये हो गया 3 डिग्री। क्लियर? अब इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें हेलो एल्केन हेलोरीन के साथ पढ़ना है कि 1 डिग्री का हेलो एल्केन कौन सा होगा। वो कार्बन जो एक कार्बन से तो जुड़ा है और एक हेलोजन के साथ भी जुड़ा है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन। ये है 1 डिग्री हेलो एल्कीन। 2 डिग्री हेलो एल्कीन क्या होगा? वो कार्बन जो 2 जगह कार्बन से जुड़ा है और एक जगह किससे जुड़ा है? हैलोजन से। एक्स। हाँ करेक्ट। बाकी ये हो गया 2 डिग्री, और ऐसी 3 डिग्री और 4 डिग्री। इनको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, एलाइलिक कार्बन कौन से होते हैं? अब एलाइलिक कार्बन क्या रहता है? आसान है एलाइलिक कार्बन बहुत, थोड़ा सा डेफिनेशन में समझना। देखो वो कार्बन, सर एक छोड़ के हाँ बताओ बताओ, बिल्कुल सही, ऑल्टरनेट हेलोजन और डबल बॉन्ड। हाँ जी, ठीक है, हेलोजन के जो नेक्स्ट कार्बन होता है हाँ उस पे डबल बॉन्ड। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये मेरा कार्बन है, ठीक है, ये मेरा कार्बन है, इसके जो अगला वाला कार्बन होगा ये डबली बॉन्डेड होगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो तो तुम्हें दिख जाएगा एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। ठीक है, तो ये वाला कार्बन डबली बॉन्डेड होगा। और ये याद रखना एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आएंगे। अभी रिसेंटली पेपर का बता रहा हूँ, याद आया मुझे, हाफ ईयरली का एग्जाम था डीएवी का, तो उसमें 4 ऑप्शन में क्या थे?
एलाइलिक कार्बन, सर डी होगा। बिल्कुल डी होगा। ठीक है, तो याद रखना एलाइलिक के बाद बेंजाइलिक और फिर आ जाएगा तुम्हारा अगला विनाइलिक और फिर जेम डाइहैलाइड। देखते हैं जेम है या नहीं कोर्स में। बेंजाइलिक बहुत आसान है, ये रहा। देखो इसमें फर्क पता है ये क्या होता है? इन दो कंपाउंड में फर्क पता है? सर सेकंड वाले को हम फिनॉल कहते हैं। नहीं वो तो OH होता है। यही गलती हुई है, देखो फिर पढ़ते हैं, रुक जाओ। 3 कंपाउंड बना रहा हूं, एक ये सर रहा। एनिलीन तो NH2 होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बट यहाँ हम NH उसकी बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि N तो है ही नहीं। अब ये कंपाउंड, हाँ अब ये चारों कंपाउंड तुम मुझे बताओ ये क्या है? सर CH3 है बीच वाला। हाँ बीच वाला CH3 है, ये CH2 है, ये OH है और यहाँ कुछ नहीं है। सब सबसे पहला बेंजीन फिर बिल्कुल फिनॉल। ठीक है, पहला वाला बेंजीन में लिख लेता हूँ, पहला वाला बेंजीन बिल्कुल ठीक है। अगला सर फिनॉल। ये भी बिल्कुल ठीक है। चलो ये तो आसान वाले हो गए। नेक्स्ट सर ये मिथाइल बेंजीन। नाहा टोलवीन। टोलुइन। ओ अगला, अब अगला वाला इंपॉर्टेंट है, ये बताओ। सर नहीं आता। बेंजाइल। बेंजाइल। अच्छा। पेपर में क्वेश्चन आएगा बेंजाइल क्लोराइड कन्वर्जन के लिए। और बच्चे पता है क्या बना के आते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ, बच्चे बना के आते हैं ये। बेंजीन पे क्लोरीन। हाँ, और वहीं पे नंबर जाता है। बनाना क्या था? अच्छा ये है बेंजाइलिक हैलोजेंस। ओके सर। क्लियर, समझ में आया? जिस पे ऑल्टरनेट कार्बन पे चेन रिंग होती है। हाँ देखो, तुम्हें अगर लास्ट ईयर याद हो, मैंने एक बताया था कि YL का मतलब होता क्या है, जिसके पीछे भी YL लग जाता है। एग्जाम्पल मिथ, एक तो होता है मिथेन, एक होता है मिथाइल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? YL का मतलब क्या होता है? YL का मतलब होता है कि नॉर्मल जो एल्केन है उसमें से एक H कम है। एग्जाम्पल मिथेन में स्ट्रक्चर क्या होता है? CH4, यस। तो मिथाइल में होगा CH3। ये क्या था? टोलवीन। टोलुइन यस ठीक सर। है, ये आया उसका बेंजाइल। इसमें देखो और उसमें देखो, सिर्फ एक H का फर्क है। अगर इसको मैं वैसे टोलवीन इसका कॉमन नेम है, आईपैक नेम नहीं है इसका। जो आईपैक नेम है वो है मिथाइल बेंजीन। हाँ जी। टोलवीन तो हम बहुत सारे, हमने कहा था ना बेंजीन में ज्यादातर हम लोग कॉमन नेम यूज करते हैं। फिनॉल कोई आईपैक नेम नहीं है, हाँ जी। वो कॉमन नेम है। लेकिन बेंजीन के केसेस में हम लोग कॉमन नेम ज्यादा फेमस है उसके। ठीक है, वरना इसका नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन। ओके सर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? तो बेंजाइल क्लोराइड कौन सा होगा? और ये रहा कंपाउंड। बेंजाइल हैलाइड्स क्या होंगे? चले ओके आगे? हाँ जी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ठीक है, अगला आता है विनाइलिक। ये जो है एलाइलिक के बिल्कुल उल्टे। इनमें अच्छा हैलो, नेक्स्ट हाँ कार्बन पे। उसी कार्बन पे, जिस हाँ कार्बन उसी से, कार्बन पे। हाँ जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो ही कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम। अगेन यस। MCQ का अगर क्वेश्चन बनेगा तो याद रखना, 4 स्ट्रक्चर दे रखे होंगे, तुम्हें करेक्ट में टिक करना होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन MCQ के लायक हैं, पेपर में नहीं आएंगे। मतलब अगर MCQ में नहीं आएंगे तो कहीं नहीं आएंगे। लास्ट ईयर तक ये पेपर में नहीं आते थे MCQ से पहले, तो इसलिए यस ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन अब क्यों ध्यान देने लग गए हैं? क्योंकि वो 20 MCQ के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो कोई चीज छोड़नी नहीं है। ओके सर। अगला आता है एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स बहुत आसान है। तुम्हें याद करो, मैंने हेलो अरीन्स में एक चीज बताई थी कि हेलो अरीन्स का मतलब क्या होता है? कि हेलोजन होगा लेकिन वो किसी भी रिंग पे हो सकता है, जरूरी नहीं है बेंजीन पे हो, है ना? मतलब हेलो यस अरीन का सर। एग्जांपल ये भी है। ठीक है, लेकिन अगर हाँ मैं जी। बात करता हूं एराइल की, एराइल का मतलब होता है कि उसमें बेंजीन रिंग 100% होगी। ठीक है, और कोई रिंग हो ना हो उसमें बेंजीन जरूर होगा। यस। ठीक है, तो एराइल हैलाइड्स का एग्जांपल होगा ये। एराइल हैलाइड्स का एग्जांपल होगा ये।
हम्म, क्लियर, समझ में आ गया एराइल हैलाइड्स क्या होंगे? तो अगर तुमसे वैसे yes, पेपर में नहीं आएगा बट कॉमन उसके लिए बता रहा हूँ कि हेलोरीन्स और एराइल हैलाइड्स में हेलोरीन का ही सब टाइप है एराइल हैलाइड्स। okay, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, कोई yes, दिक्कत sir. नहीं? ठीक है, जल्दी से एक बार इस नोमेनक्लेचर को गो थ्रू करो 2 मिनट के अंदर कि कोई ऐसा नोमेनक्लेचर तुम्हें ऐसा लग रहा है जो तुम्हें नहीं आ रहा। और इसके पीछे एक रेड बॉक्स है, अगेन इसी पेज के पीछे वाला पेज एक रेड बॉक्स है, उसके नाम देके देखो क्या कोई ये वाला रेड बॉक्स, उसके नाम देके देखो कि कोई ऐसा नाम है जो तुम नहीं कर पा रहे। फिर आगे चलते हैं। सर ये सर आइसोप्रोपाइल और ब्यूटाइल का एक बार ये कॉमन नेम समझा देंगे हाँ, मैं कॉमन कैसे नेम तुम्हें होते समझा हैं? दूंगा। देखो होता क्या है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के नाम है। अच्छा, टर्शरी के लिए तो तुमने देखा होगा टर्शरी लगाई है, हाँ, ठीक है, उसके बाद नियो और सेकेंडरी, और सेकेंडरी के लिए हम आइसो भी यूज करते हैं। अच्छा, okay, तो ये सारे कॉमन नेम में आते हैं, तुम पढ़ सकते हो इफ यू वांट, बट तुम्हारे उसके नोमेनक्लेचर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइसो जो है ये तुम्हारा 2 डिग्री के लिए है, नियो जो है ये तुम्हारा 3 डिग्री के लिए है। okay, sir. ठीक है, अगर तुम नियो वर्ड यूज करोगे, नियो यूज नहीं करोगे, कहीं ना कहीं टर्ट लिखा होगा। हम्म, तो टर्शरी ब्यूटाइल और नियो ब्यूटाइल इज वन एंड सेम थिंग। अच्छा, ठीक है, आइसो एंड yes, sir. सेकेंडरी ब्यूटाइल इज वन एंड द सेम थिंग। Yes, sir. ठीक है, चलो। हम्म, yes, sir, हो गया। इजी, देख ली, इसकी हम्म, नोमेनक्लेचर बिल्कुल टफ नहीं है। हाँ जी, ठीक है, नोमेनक्लेचर इसकी बिल्कुल टफ नहीं है, बस थोड़ा यही रेड बॉक्स और ये सब करके जाना, यू विल बी गुड टू गो। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि हमें चैप्टर पढ़ने कैसे। देखो हर चैप्टर में होगा क्या, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर की थीम बिल्कुल सेम है। क्या थीम है? और हमें वैसे ही पढ़ना है, तो इसलिए पहली बार समझ लो हम लोगों को कैसे करना होगा। सबसे पहले तो होगा कि हमें उस कंपाउंड के बारे में पढ़ना होगा जिसके नाम पे चैप्टर है। तुम देखो अभी हम लोग हेलो एल्केन हेलोरीन पढ़ रहे हैं, तो हमने थोड़ा बहुत कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलोरीन क्या होता है। उसके बाद होगी उसकी आयोपैक, उसके बाद होगा उसकी प्रिपरेशन, हम्म, फिर आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर फिर आएंगी रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल रिएक्शंस जो है हाँ, दोनों में ही है, फिजिकल में भी, प्रिपरेशन में भी रिएक्शंस है और केमिकल में भी है, फिजिकल में नहीं है। हम्म, ठीक है, इन दोनों में रिएक्शंस है। और फिर आएंगे एंड में यूजेस। कुछ जगह सीबीएसई ने यूजेस कटवा दिए हैं, हम्म, जैसे इस चैप्टर में यूजेस कट गए हैं, yes, sir. बट हर में नहीं कटे हैं, आगे वाले चैप्टर्स में यूजेस हैं। ठीक है, हम्म, तो कंपाउंड okay, की स्टडी हम लोगों ने कर ली है, आयोपैक हम लोगों ने कर ली है, अब हमारे डायरेक्ट प्रिपरेशन पार्ट पे। अब आते हैं yes, प्रिपरेशन, अब है क्या। देखो सबसे पहला इसमें समझना है कि हम लोगों को कि हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में बॉन्डिंग किस टाइप की होती हम्म, है। इनमें होती है पोलराइज्ड बॉन्डिंग। पोलराइज्ड बॉन्ड मतलब क्योंकि हैलोजन और कार्बन के बीच में डिफरेंस है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। yes, sir. तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो जो हैलोजन है वो क्या करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। Yes, sir. जैसे क्लोरीन और सी, यहां पर भी एच है, यहां पर भी एच है, यहां पर भी एच है। ये जो बॉन्ड है हम्म, जो तुम देख रहे हो, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा।
उसके साथ यस साथ सर। वो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जो है, जो किसका है, कार्बन का, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। याद रखना, इनमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। यस सर। इस चीज को ध्यान रखना। तो होगा क्या कि तुम नोटिस करोगे कि क्लोरीन के पास रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कार्बन के पास नहीं होंगे वो। अच्छा। और कार्बन से क्योंकि दूर चले गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन पे टेम्परेरी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, नॉट फुल पॉजिटिव। फुल पॉजिटिव जब आता है जब बॉन्ड टूटता है, हाँ। यहां पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। उसके यस बाद सर। जैसे ही तुम रिएक्शन करोगे, कुछ भी कराओगे, ये वाला बॉन्ड होता है ब्रेक। और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तुम्हारे पास बन के आएगा Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव। यस ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हेलो एल्केन्स एंड अरीन्स जो होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द पोलराइज्ड बॉन्ड। इनकी रिएक्टिविटी का रीजन है ये पोलराइज्ड बॉन्ड। क्लियर, समझ में आ गया? ये टॉपिक तुम्हें ये दिया यस हुआ, सर। जो मैं तुम्हारी बुक में अंडरलाइन कर रहा हूं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का। ठीक है, आगे चलें। यस सर। चलो नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहला मेथड जो प्रिपरेशन का है वो फ्रॉम अल्कोहल है, जिसको हम कहते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां क्या होगा, यहां पर हम लोग जिन जिन कंपाउंड में OH ग्रुप है उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे? हैलोजन से। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, उस एग्जांपल से तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये कंपाउंड कौन सा है बताओ? सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको मैं रिएक्ट कराऊं ये इसके साथ, तो क्या बन के आएगा? NaCl + KOH। बस यही कॉन्सेप्ट चलेगा इस पूरे मेथड में। अच्छा। तुमने देखा, हमने सोडियम में जो हाइड्रोक्साइड था उसे रिप्लेस कर दिया क्लोराइड के साथ। यही चलेगा, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलो, सबसे कॉमन एल्कोहल है मिथेनॉल। यस सर। सबसे कॉमन है, इसको सिंपल रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग HCl के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अब HCl और ZnCl2 ये हेलोजिनेशन एजेंट्स हैं। कुछ नहीं होगा, बड़ा आसान है। HCl का Cl यहां जाएगा और इसका OH H के पास जाएगा, और आंसर बन के आएगा क्लियर, समझ में आया? सिंपल यस सर। सब्स्टिट्यूशन, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, ClOH। चलें अगली रिएक्शन पे। यस सर। अगर HCl तुम यूज नहीं कर रहे तो अगली रिएक्शन कौन सी है? CH3OH। इसको रिएक्ट करा दो NaCl के साथ, NaBr के साथ, NaI के यस। साथ, आंसर एक ही चीज बन के आएगी, Cl आ जाएगा, Br आ जाएगा, या I आ जाएगा, प्लस यस सर। कंडीशन एसिडिक रहेगी। ये चीज हमेशा याद रखना, हैलोजिनेशन की जो भी कंडीशंस चलेंगी वो सारी एसिडिक चलेंगी। ZnCl2 भी यहां पर एसिडिक कंडीशन बनाने के लिए ही होता है। यस सर। ठीक है, समझ में आ गए दो रिएक्शन? अगली रिएक्शन पे चलें। यस सर। अगली रिएक्शन है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये दो रिएक्शन की तुम मेन प्रोडक्ट्स भी याद रखोगे और माइनर भी याद रखोगे, ये मैंने टिक कर दी है। बाकी के तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इसका याद रखना होगा। पेपर में क्वेश्चन आता है PCl3 और PCl5 में क्या डिफरेंस है रिएक्शन करते वक्त। तो ROH अगेन वही कंपाउंड CH3OH हमारा, प्लस अगर तुमने PCl3 लिया है तो आंसर बन के आएगा RCl प्लस H3PO3। अगर तुमने इसको रिएक्ट कराया है PCl5 के साथ तो बन के आएगा
RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। देखो इसमें 5 Cl थे तो 5 Cl ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा और 3 ये रहे। इसमें 3 Cl थे तो यहां पर 3 आएंगे, ये रहे। ठीक है, समझ में आ गया? तो यस सर। पेपर में एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कौन सा मेथड ज्यादा एफिशिएंट है, बता सकते हो? PCl3 वाला ज्यादा एफिशिएंट है, PCl5 वाला? सर सर एफिशिएंसी मतलब कैसे डिसाइड करें कि कौन सा होगा? भाई जिसमें ज्यादा मेन प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट है। तुम्हारे को अच्छा। केक बनाना है, ठीक है, एक प्रोसेस से तुम्हारा 1 किलो केक बन के आ रहा है, एक प्रोसेस से तुम्हारा 2 किलो केक बन के आ रहा है, रॉ मटेरियल तुम सेम यूज कर रहे हो, तो कौन सा प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हुआ? अच्छा। एफिशिएंसी का मतलब ये भी तो होता है ना कि आपकी प्रोडक्शन यील्ड कितनी है ना? तो देखो यहाँ पर एक सर तो RCl बन के आ फर्स्ट रहा है, वाला फर्स्ट वाला, बिल्कुल फर्स्ट वाला, उसमें जो आपका मेन कंपाउंड RCl है उसकी प्रोडक्शन यील्ड ज्यादा आ रही है, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स आ रही है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है PCl3 PCl5 वाला, और इसलिए इसके सारे प्रोडक्ट तुम्हें याद करने हैं। ओके सर। क्लियर, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन एक और ऐसा ही है और उसमें भी तुम्हें यही बताना है कि ये प्रोसेस जो है, अगला जो रिएक्शन है वो है ROH प्लस SOCl2, ठीक है, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसको जब तुम रिएक्ट कराते हो तो बन के आता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब हमने पढ़ा कि ये वाला जो मेथड है, ये वाला बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छी बन के आ रही है, लेकिन इंडस्ट्रीज जो है ना वो ये मेथड यूज करती हैं, वो ये वाला यूज नहीं करती हैं। बताओ क्यों, सोच सकते हो? सर क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स बन, उसमें जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है स्टीवियो होती है, उससे सेपरेशन में प्रॉब्लम होती है। करेक्ट, उसमें जो इसमें जो प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं ये एक्चुअली में गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, गैसियस है, ओके। और क्योंकि ये गैसियस है तो आपको फिल्ट्रेशन करनी नहीं है, रिएक्शन होती जाएगी और ये खुद ही एस्केप आउट होते जाएंगे। तो आप पे जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ये आएगा प्योर। तो कंपनीज की फिल्ट्रेशन की कॉस्ट बच जाएगी और प्यूरिफिकेशन की कॉस्ट बच जाएगी। अब उसमें यील्ड तो ज्यादा आ रही है लेकिन उसमें एक और कंपाउंड है जो एज इम्प्योरिटी है। अच्छा। अब कंपनीज को क्या करना पड़ेगा कि इसको इसमें से सेपरेट करने के लिए दे नीड टू फॉलो अ सेपरेट प्रोसेस व्हिच विल अल्टीमेटली मेक देयर प्रोसेस मोर एक्सपेंसिव। ओके। है ना? तो अगर तुमसे पूछेगा कि इंडस्ट्रीज में कौन सा मेथड चलता है तो वो है ये वाला। क्लियर? तो इसके ऊपर रीजनिंग तुम्हें यहां दी हुई है, दिखाता हूं कहां दी हुई है, बुक में कहीं है। हाँ, जरा फर्स्ट 4 लाइंस पढ़ो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, मार्क कर लो उसे। यस सर, हो गया। मिल गया आंसर? हाँ। गुड। नहीं मिला? फर्स्ट 4 लाइंस में थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड वाला। हाँ 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 सर, मिल गया है ना, ये वाला। अगला, जो अब कितनी रिएक्शन हमारी हो गई? 1 2 3 4 5 रिएक्शन हो गई। छठी रिएक्शन, छठी रिएक्शन जो है वो है रेड फास्फोरस की रिएक्शन। ठीक है, 6th रिएक्शन जो है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना? करेक्ट, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये कंडीशंस ऐसी बनाएगा कि ये अकेला काम नहीं करता। वैसे बेसिकली होता क्या है, देखो ROH, हम लोग लेते हैं रेड फास्फोरस, और जो भी हमें इसमें हैलोजन ऐड करना है, मतलब X2 की फॉर्म में, या तो वो डाइक्लोराइड हो सकता है, डाइब्रोमाइड। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम कभी भी आयोडीन और फ्लोरीन डायरेक्टली ऐड नहीं कराते। मतलब अगर पेपर में तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि तुम्हें
आयोडोमीथेन बनाना है, ठीक है? यस सर। तो तुम ऐसे करोगे अगर रेड फॉस्फोरस, तो ये रिएक्शन गलत मानी जाएगी। डायरेक्टली तुम आयोडीन और फ्लोरीन ऐड नहीं करा सकते, अच्छा। ठीक है? ये चीज नोट डाउन कर लो, डायरेक्टली आयोडीन और फ्लोरीन नहीं ऐड करा सकते। उनके लिए हम अभी आगे पढ़ेंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। उसमें क्या होगा कि हम पहले या तो क्लोरीन या ब्रोमीन डायरेक्टली ऐड करेंगे, और यस सर। फिर आयोडीन को डालने के लिए हम लोग ब्रोमीन या क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे आयोडीन से, हम्म। ठीक है? अब रीजन क्यों हम लोग आयोडीन और फ्लोरीन को डायरेक्ट नहीं डालते, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर तुम डायरेक्टली यूज करोगे तो वो एक्चुअली में आग पकड़ लेगा, रिएक्शन में आग लग सकती है, इट इज हजार्डियस एंड इंजीरियस टू हेल्थ। वहीं पे आयोडीन बहुत स्लो है, आज रिएक्शन करना चालू करोगे तो इट विल टेक डेज, हाँ जी। ठीक है? तो हम आयोडीन और फ्लोरीन को डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, हम लोग कंपाउंड्स में उन्हें हैलोजन एक्सचेंज मेथड के थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? आगे चले। यस सर। तो रेड फॉस्फोरस वाली में बता रहा था, रिएक्शन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। रेड फॉस्फोरस यहाँ पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, इससे रिड्यूसिंग कंडीशंस बनाएगा, और तुम्हारा काम होगा कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन का, और आंसर आ जाएगा। अगर Cl2 डाला तो Cl, Br डाला तो Br। क्लियर? समझ में आ गया? आगे चलें। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अगली रिएक्शन तो तुमने 11th क्लास में पढ़ी है, बड़ी इजी सी रिएक्शन है कि अगर तुम्हारे पास कोई नॉर्मल एल्केन है, नॉर्मल एल्केन है, और उसमें तुमने हैलोजन को ऐड कराना, याद करो तुम्हें लास्ट ईयर हैलोजनेशन का प्रोसेस सिखाया था यूवी रेज के अंदर, कि एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है, जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं होते तब तक हैलोजन ऐड होता जाता है। यस सर। CH4 की हमने की थी Cl2 के साथ HMU के अंदर, और एंड में CCl4 बन के आता था इसमें, ठीक है? बट इस साल तुम्हें यही रिएक्शन याद करनी है, बट नोटिस करना क्या कि इस साल तुम्हें सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं करने, तुमको आंसर क्या बनाना है। अगर पेपर में तुमसे बोला कि CH4 को कन्वर्ट करो CH3Cl के अंदर, तो हाँ जी। सिंपल कुछ मत करना, Cl2 और HMU डाल देना। तुम्हें ये नहीं सोचना कि ये तो चेन रिएक्शन है, ये तो सारे हाइड्रोजन रिमूव कर देगी, मैं ये यूज नहीं करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम इसको यूज कर सकते हो। तो नॉर्मल हैलोजनेशन में हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, अगली रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेंजीन है मेरा, और ये है CH3, मतलब ये टोल्यूइन है। अब मैं तुम्हें दो ऐसी रिएक्शन सिखाने जा रहा हूं, और उनमें थोड़ा सा माइनर चेंज है, उसको समझना। Fe डार्क और नॉर्मल Fe या लाइट के अंदर, और लाइट बट डार्क कंडीशन नहीं होगी। दोनों जगह तुमने ऐड करा क्लोरीन, इसमें भी ऐड करा क्लोरीन। अब देखो आंसर क्या बन गया। ये जहां पर भी डार्क की कंडीशन होगी, वहां पर ये जो क्लोरीन है ये अटैक करेगा रिंग पे, और आंसर बन के आया क्लियर। जहां पर डार्क की यस सर। कंडीशन होगी वहां पर रिंग पे अटैक होगा, जहां पर लाइट की कंडीशन होगी वहां पर ये क्लोरीन अटैक करेगा। क्लियर? समझ में आया? यस सर। ये दो रिएक्शन, कि डार्क की कंडीशन और लाइट की कंडीशन में हैलोजन कैसे रिएक्ट करते हैं रिंग में, अच्छा। ठीक है? तो हाँ जी। डार्क की कंडीशन में वो रिंग पे अटैक करते हैं, और लाइट की कंडीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट पे अटैक करते हैं, रिंग पे अटैक नहीं करते। अगला, तुम्हें बेंजीन पे वो याद है ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग क्या होते हैं, कि मतलब मैंने क्लोरीन को CH3 के नीचे क्यों लगाया, उसके बगल में क्यों नहीं लगाया, या भूल गए हो? यस सर। um, सर भूल गया। भूल गया, ठीक है, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो, ये होता है मेरा बेंजीन, और बेंजीन हाँ में जी। ये दोनों पोजीशन होती है पैरा, ये होती है ऑर्थो, और ये होती है मेटा। क्लियर?
अगर बेंजीन पे कोई भी कंपाउंड लगा हुआ है, पहले से ही अटैच्ड है, समझो Cl अटैच्ड है, तो जो पहली पोजीशन है ये हमेशा पैरा हो जाएगी, और इसके सामने वाली सब्सिक्वेंटली पैरा, जैसे यहां पर होती है आमने सामने, ये हो जाएंगी ऑर्थोस, और ये हो जाएंगी मेटा। अगर तुम इसके अंदर अब कोई भी और कंपाउंड ऐड करोगे तो वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी पोजीशन पे आएगा? वो डिसाइड करेगा ये। अच्छा अगर ये कंपाउंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ तो अगला जो कंपाउंड आएगा वो या तो पैरा पे आएगा या ऑर्थो पे आएगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा सर एक डायरेक्टिंग चीज है। पूछनी थी मेरे हाँ को। पूछो। सर सीबीएसई में वो आ सकता है, क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करने को मैकेनिज्म? हाँ 3 मैकेनिज्म है कोर्स में, अच्छा अल्कोहल चैप्टर में। अच्छा, सिर्फ अल्कोहल में है? सिर्फ अल्कोहल के ही है वो 3 मैकेनिज्म, बाकी और कोई मैकेनिज्म नहीं है तुम्हारे कोर्स में। ओके सर। हैं 3 मैकेनिज्म है अल्कोहल के कोर्स में, एल्कीन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्कीन, और अल्कोहल से ईथर। ये 3 मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में क्या होता है, जो कंपाउंड पहले से ही लगा होता है वो डिसाइड करता है कि अगला जो इनकमिंग कंपाउंड है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो हम पे 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और एक होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर जो यस। ऊपर तुम एग्जांपल देख रहे हो CH3 जो मैंने यहाँ पे था, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसलिए जब मैंने इसकी हैलोजिनेशन कराई तो क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे आया? पैरा पे। अगर मैं इसकी फिर से हैलोजिनेशन कराऊंगा तो अगली बार क्लोरीन आएगा ऑर्थो पे, फिर से कराऊंगा फिर आएगा ऑर्थो पे, लेकिन मेटा पे नहीं आएगा। अगर इसकी जगह पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता तो वो लगाता मेटा पे। कुछ समझ यस नहीं आ सर। रहा तुम्हें शायद, आई गेस। सर थोड़ा सा कम आ रहा है। थोड़ा सा कम आ रहा है क्योंकि मैंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया क्योंकि ये लास्ट ईयर हम कर रहे थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ऐसा करो, पहले तुम एक चीज नोटिस करो, तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है तुमने ऑर्गेनिक्स या 11 के बाद से पढ़ी ही नहीं है। ऐसा लग रहा है मुझे, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखो, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन चैप्टर था तुम्हारा 11th का। हाँ। उसके अंदर बेंजीन वाला सेक्शन तुम्हें पूरा पढ़ना है। अच्छा फिर से? हाँ करना है, उसके बिना तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट है ना हर चैप्टर में रिपीट होंगे। ओके। ठीक है, तो उसमें तुम्हें क्या क्या रिएक्शन करनी है, उसमें तो तुम्हारी 4 रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, और 2 रिएक्शन होगी फ्रिडल क्राफ्ट की। ये करनी है तुम्हें सारी। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है बेंजीन पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। हाइड्रोकार्बन में जहां से बेंजीन वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, बस वहां से पढ़ना चालू कर देना, ये तुम्हारा अगले क्लास के लिए होमवर्क है। ओके। इसके बिना तुम करोगे तो तुम्हें हर चैप्टर में मुश्किल आने वाली है। ये बहुत बेसिक है, तभी मैंने उस टाइम पे भी जब मैं 11th पढ़ाया था मैंने बोला था कि उन 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से याद रखना, पूरी 12th क्लास उसी पे बेस्ड है। ठीक है, वो पढ़ना है, प्लस तुम्हारी आज जितनी रिएक्शंस हुई हैं और जितना चैप्टर हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ तक रिएक्शंस करी हैं। ठीक है, मैंने वैसे ये वाली बता दिया तुम्हें एफी डार्क वाली, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली क्लास में फिर रिपीट कर दूंगा। यहाँ तक तुम्हें पढ़ के रखना है। ठीक है, ठीक। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे टेलीग्राम पे शूट करना, आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्स ASAP। ओके। क्लियर? कोई भी डाउट होता है, कैसा भी कुछ होता है, बस मुझे टेलीग्राम पे शूट कर देना, मैं तुम्हें रिस्पॉन्स करूंगा ही करूंगा। ओके। ठीक है, बाकी एक बार सर प्लीज। मैं ये कह रहा था हाँ पूछो। कि सर जो ये रिकॉर्डिंग है आप मेरे को मेल कर सकते हैं? यार मैं मेल तो नहीं, मैं क्योंकि टेलीग्राम ये रिकॉर्डिंग जो होती है ना 100 MB की होती है। अच्छा। ठीक है, अब 100 MB की है ना, तभी तो मैं टेलीग्राम पे हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे 100 MB जा नहीं सकता। मेल पे भी 25 MB तक की लिमिट होती है। ओके सर। ओके। ईमेल आईडी पे 25 MB तक की लिमिट है। हाँ जी। और ये रिकॉर्डिंग पूरी जो जाएगी ये जाएगी मिनिमम से मिनिमम जाएगी 80-90 MB की। ओके सर। तो मैं तुम्हें सेंड करूंगा, टेलीग्राम पे तुम्हारे पास आएगी, तुम री रिपीट करके देख सकते हो, फ्रेम करके देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ओके सर। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और तुम मुझे Yes, खुद sir. अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हो कि इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ चेंज की सर तेज पढ़ रहे हैं, धीरे पढ़ रहे हैं, या हमारा टाइम पे हो जाएगा कोर्स, तो आई एम रेडी फॉर द फीडबैक्स। Okay. ठीक है, चलो Yes. मीट यू नेक्स्ट टाइम। अच्छा अपने पास है ना क्लास नोट डाउन करके रखना, मैं भी लिख रहा हूँ। ठीक है, Okay, sir. कहीं पर भी हाँ मैं जी। जैसे फोन में नोटपैड में लिख लेता हूँ कि आज 10th नवंबर तुम्हारी क्लास हुई है, जस्ट तुम ऐसे लिख के रखते रहना। ठीक है, ठीक। ओके हाँ, सर। और उसका आगे टाइम लिख देना, आज 1 आवर की थी,
1 hour ऐसे करके. ओके सर, Okay, थैंक यू सर. you're welcome.